हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए एमपी बोर्ड के स्पेशली जो भी बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे हम मॉडल पेपर लेकर के आए और मॉडल पेपर का यहाँ पे हम सोल्यूशन भी आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको 4 मॉडल सेट कराएंगे और उनके साथ ही साथ सोल्यूशन भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में कराने वाले हैं। और यदि आप इनके सोल्यूशन की यदि आप पीडीएफ नोट्स भी लेना चाहते हैं या आप मॉडल पेपर भी लेना चाहते हैं चारों सेट, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पे। तो आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। आपको यहाँ पे चारों सेट मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे मात्र केवल और केवल 20 रुपए में, यानी कि केवल और केवल मात्र 20 रुपए में। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो सेट है ये हमारा आप देख सकते हैं कि सेट जो है ये सेट हमारा फर्स्ट है। ये हमारा कौन सा सेट है? ये हमारा सेट फर्स्ट है और इसमें आप देखेंगे कि सेट ए है हमारा ये। तो सेट ए में चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्रमशः। सबसे पहले यहाँ पे हमारा है सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प वाले जितने भी प्रश्न हैं इनके यहाँ पे आंसर आपको कवर कराएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया के जो मच्छर होते हैं इनके द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो कि ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, यानी कि मलेरिया के मच्छर के द्वारा जो रुधिर में उत्पन्न ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है उस पदार्थ का वर्णक का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, हीमोजॉइन। क्या हो जाएगा? हीमोजॉइन यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बीज में अपशिष्ट बीजांडकाय को हम क्या कहते हैं? यानी बीज जो सीड होता है, सीड में जो अपशिष्ट बीजांडकाय का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिभ्रूणपोष। यानी जो परिभ्रूणपोष होता है ये एक प्रकार से बीज का अपशिष्ट पदार्थ होता है या अपशिष्ट बीजांडकाय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलगन किस आधार पर होता है? तो जो एगारेज है इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब होता है उसके माध्यम से क्या होता है? डीएनए के अणुओं का विलगन होता है, यानी कि डीएनए के अणुओं का टूटना होता है। तो ये किसके आधार पे होता है? तो ये होता है केवल और केवल माप के आधार पे। यानी केवल और केवल किसके आधार पे होता है? ये केवल और केवल आकार के आधार पे होता है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट सृजन का सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। मतलब कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि विशिष्ट सृजन का जो सिद्धांत है उसके समर्थन में थे, यानी वो बोल रहे थे कि हाँ उनमें उनका मत जो है सत्य था। तो उन वैज्ञानिकों का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फादर यहाँ पे सुआरेज। फादर सुआरेज जो है ये विशिष्ट सृजन के सिद्धांत जो है इसके प्रमुख समर्थक थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फादर सुआरेज। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि विकास की इकाई अब किसे माना जाता है? यानी करंट टाइम में यदि हम देखें तो विकास यानी कि इवोल्यूशन की जो मेन इकाई या यूनिट होती है उसे हम किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय। समुदाय को ही हम अब विकास की इकाई मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? समुदाय हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका टीके की खोज का श्रेय किसने किया? तो टीके की खोज का श्रेय आपको बताना है यहाँ पे किसने किया। तो टीके की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। किसे जाता है? ये जाता है, आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको जेनर बना लेना है। तो टीके की जो खोज है इसका श्रेय किसको जाता है? एडवर्ड जेनर को जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पूरे के पूरे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं जिसका आपको यहाँ पे सलूशन देखना है। तो रिक्त स्थान वाले देखिए जो भी प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि जो प्राक इंसुलिन है इसमें ऐसा क्या होता है जो कि एक परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? मतलब जो एक प्राक इंसुलिन है इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें होता है पेप्टाइड। आप देखे होंगे कि जो इंसुलिन होता है इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो ये पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है इसमें पेप्टाइड ऐसी श्रृंखला होती है जो कि परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या कर लेना है? पेप्टाइड। क्या कर लेना है आपको? यहाँ पे पेप्टाइड कर लेना है।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LAB भी कह सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है ये दूध को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको पता है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को किसमें परिवर्तित कर देता है? ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे जो रिक्त स्थान का दूसरा प्रश्न है इसमें हो जाएगा दही। फिर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है इससे संबंधित अगर जीन में यदि कोई उत्परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन का मतलब है जीनों में होने वाला अचानक परिवर्तन या किसी भी अनुवांशिक गुणों में अचानक यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की अगर यहां पे कमी हो जाती है या एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें उत्परिवर्तन आ जाता है तो उसके कारण से एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? SCID। इसको हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड रोग आपको याद रखना है, यह एक नाम से स्पष्ट है कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहां पे आपसे पूछा गया है बैक्टीरिया का नाम यानी किस जीवाणु के कारण होता है। तो टाइफाइड रोग आपको याद रखना है कि यह साल्मोनेला टाइफी, किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। तो यह आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड रोग होता है। इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हेपेटाइटिस रोग, जो हेपेटाइटिस रोग है ये पूछा गया है किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण होता है ये रोग? वायरस के कारण होने वाला रोग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा है यहाँ पे सत्य असत्य वाले प्रश्न। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है सत्य असत्य। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सत्य है कौन सा असत्य। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या क्या विरल होती है? तो सत्य बात है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है ये कैसी होती है? ये विरल है बाकी राज्यों की अपेक्षा। तो इस प्रकार से पहला जो है ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन कौन सा है कि एनीमिया एक यौन जनित रोग है। तो देखिए एनीमिया जो है यह यौन संक्रमित रोग नहीं होता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन और आरबीसी में इनकी कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एनीमिया एक यौन जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एनीमिया एक यौन जनित रोग है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। तो यह बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो हीमोफीलिया होता है यह एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग ही होता है जिसे हम ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस रोग में लगातार ब्लड निकलता रहता है इसलिए इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है। तो यह भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के जो लिंग निर्धारण है, मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण होता है उसके लिए 4 गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ये क्वेश्चन क्योंकि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है उसमें बाह्य गुणसूत्र का प्रमुख योगदान होता है। तो पुरुष का बाह्य गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। तो यहां पे कहा गया है कि 4 गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। तो इसको आपको कर लेना है असत्य। अगला क्वेश्चन है कि लिमुलिस एक जीवित जीवाश्म है। तो बिल्कुल लिमुलिस जो है यह एक प्रकार का लिविंग फॉसिल्स है यानी कि जीवित जीवाश्म होता है। तो इसका यहां पे हो जाएगा सत्य। यह क्वेश्चन क्या है? हमारा सत्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। छठवां क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिस जो होता है यह पक्षी एवं सरीसृप वर्ग की संयोजक कड़ी है। तो बिल्कुल आप पढ़े हैं चैप्टर, इसको आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपने देखा है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी होती है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी वाले प्रश्न जितने भी हैं इनको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला दिया गया है PBr 322। ये क्या है? तो देखिए PBr 322 एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो कि कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है मुख्य रूप से ओवम के अंदर यानी कि एग के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका PBr 322 का क्या हो जाएगा? यानी आपका यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
तो पहला क्वेश्चन का आप राइट आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा अंड, तो ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर। फिर बी वाला क्या है हमारा क्वेश्चन, रेडिएटा। रेडिएटा को आपको देखना है, तो रेडिएटा जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, संवाहक होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का संवाहक होता है, यानी यहां पे बी नंबर हो जाएगा संवाहक। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक का क्या हो जाएगा, देखिए एंटीबायोटिक जो है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद चौथा नंबर देखिए क्या दिया गया है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की यदि हम बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है एस वाक्समैन यानी कि सेल वाक्समैन ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। तो यहां पे डी नंबर का हो जाएगा पहला, तो ये हो जाएगा डी नंबर का पहला। फिर इसके बाद दिया गया है पांचवा नंबर झूम खेती, या आप कह सकते हैं झूमिंग खेती। तो झूमिंग खेती मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। तो यानी आपका ई नंबर का हो जाएगा ये आपका सेकंड वाला। और एक आखिरी जो आपका बचा इस स्पर्धा, या इसको हम बोलते हैं कंपटीशन या संघर्ष या प्रतिस्पर्धा। तो इस स्पर्धा का क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की हानिकारक पारस्परिक रासायनिक क्रियाएं होती है। तो यहां पे एफ नंबर का हो जाएगा ये छठा वाला। तो इस प्रकार से यहां पे आपको सही जोड़ी का भी करेक्ट यहां पे युग्म मेलनम आपको कर लेना है। चलिए इसके बाद आपको देखना है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है एक वाक्य में उत्तर। तो यहां पे वन लाइन फैक्ट है, एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया कि मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार की सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रतिरक्षा होता है जो कि शारीरिक अवरोधों का निर्माण करता है। क्या करता है, यह एक शारीरिक अवरोधों का निर्माण करता है। तो शारीरिक अवरोधों का निर्माण कर देता है और इस प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। तो ये क्या करता है, शारीरिक प्रतिरोधों को मजबूत बनाता है, तो शारीरिक प्रतिरोधों का विकास करता है। तो ये शारीरिक प्रतिरोधों का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, यानी कि विकास करता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका का कार्य यहां पे आपसे पूछा गया है। तो सर्टोली कोशिका का प्रमुख काम क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। क्या होता है, इसका प्रमुख काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। तो पोषण प्रदान करना प्रमुख काम होता है सर्टोली कोशिका का। किसको पोषण प्रदान करना, तो आपको याद रखना है शुक्राणुओं को। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका करती है। इसके अलावा भी वृषण के अंदर आपको याद रखना है कि दो अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक होती है शुक्रजनन कोशिका जिसका काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरी होती है लीडिंग कोशिका जिसका काम होता है मेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का डेवलप करना या श्रावण करना। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन पे आना है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि उस जीवाणु का आपको नाम लिखना है जो कि बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है। तो यानी बीटी वायरस उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताना है। यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया, इसको आपको यहां पे सुधार लेना। यहां पे बीटी है, तो बीटी टॉक्सिन जो है उत्पादित करता है कौन सा जीवाणु, किस जीवाणु के कारण बीटी टॉक्सिन उत्पन्न होता है। तो इसको आप पढ़ें बैसिलस थुरिंजिएंसिस। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको यदि हम किसी प्लांट के अंदर इसके जीनों को यदि हम प्रवेश करा देते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार का बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक विष जो है उत्पन्न हो जाता है, जो कि पॉइजन का काम करता है। और अगर उस पौधे पर कोई भी कीड़े मकोड़े बैठेंगे या खाएंगे उसकी पत्तियों वगैरह को, तो कीट क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी यदि हम बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु की यदि जीन को हम प्रवेश करा देते हैं पौधों के अंदर, तो पौधा क्या हो जाता है, कीट रोधी हो जाता है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या लिख लेना है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। थर्ड का आपको राइट आंसर क्या लिखना है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका कि जन्म नियंत्रण की जो हार्मोनल गोली होती है कितने दिनों के अंतराल से ली जा सकती है। तो जन्म नियंत्रण की जो गोलियां अपनाई जाती है जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, जो गोलियां अपनाई जाती है हार्मोनल गोलियां स्पेशली, उसको आपको याद रखना कि 7 दिनों के अंतराल के बाद लिया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के वाहक का आपको नाम लिखना है। तो मलेरिया जो परजीवी रोग होता है, मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जिसका वाहक क्या होता है, तो उसका वाहक होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, इसका वाहक होता है प्लाज्मोडियम।
तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे हमने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। और यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को भी लेना चाहते हैं तो आप क्रमशः इसी प्रकार आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनको कि आप ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप 9685299149 पर केवल मात्र 20 रुपए यानी कि 20 रुपए इसका चार्ज रखा गया है। तो चारों सेट आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।